तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका LKPL MPCV क्लासेस में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अम्ल और क्षार एवं लवण का। तो हमने अभी तक अम्ल क्षार की रिएक्शन और उनकी अभिक्रिया सारी देख चुके हैं। अब हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आज उनके कुछ क्वेश्चन लेंगे और आगे कुछ टॉपिक को आगे करेंगे। तब हम चलते हैं आगे। आगे क्या करेंगे? हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षार एवं लवण। उसका हम कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो मैं उनको कुछ लिखना चालू करता हूं। चलो देखो, यहाँ पे यह हमने रिएक्शन लिख चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन का आंसर लिख चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा बेटा मैंने कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों, पहला क्वेश्चन अपना है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? ओके, कारण क्या है बेटा? मैंने आपको पता है कि अम्ल का गुण कैसा होता है बेटा? खट्टा। जितने भी अम्ल होते हैं सारे क्या होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से ये है कि हमारा जो दही है या दूध है, दही जो होता है वो खट्टा होता है, आपको सबको पता ऑलरेडी। क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा उसमें अम्लीय गुण उत्पन्न हो जाता है। किसी भी चीज को अगर हम कुछ दिन या फिर मतलब कि उसको निष्क्रिय होने की रख देते हैं, बहुत दिन का हो जाता है, तो उस पर क्या हो जाता है बेटा? वो उनका गुण हो जाता है, खट्टे होने लगता है, फिर उसके अंदर क्या जाता है? अम्लीय गुण उत्पन्न हो जाता है। पता आपको सब पता है, गांव वालों को सारी चीज पता होती है, ठीक है ना। क्योंकि भाई वो चीज जॉन से वो निकल के आए हैं, फिर उन लोगों को ऐसी चीज पता ऑलरेडी है। चलो फिलहाल हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर ये बेटा कि ये बोल रहा है कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्लीय गुण होता है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, ठीक ठाक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पीतल एवं तांबे की धातु से अभिक्रिया करके धातु लवण, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो शब्द लिखा है ना धातु लवण, इंपॉर्टेंट। धातु लवण का निर्माण कर लेते हैं, जो कैसे होते हैं बेटा? विषैले होते हैं। विषैले मतलब होता है जो अपने लिए यूज नहीं है, अपने शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हो जाते हैं, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अब आपको बात तो समझे कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। कारण देखो, मैं यहाँ एक रिएक्शन लेता हूँ। रिएक्शन मतलब ये धातु लवण बना के देखते हैं होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार की चीजों पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ बेटा, यहाँ मैं ले रहा हूँ H2SO4, ठीक है ना। कॉपर की रिएक्शन में कराता हूँ, कॉपर प्लस H2SO4, इसकी रिएक्शन में कराता हूं। रिएक्शन कराना हमको क्या मिल रहा है? ठीक है ना। अब हमने जब रिएक्शन करा तो हमको प्राप्त क्या हुआ? हमको यहां प्राप्त हुआ कॉपर सल्फेट, क्या प्राप्त होगा? कॉपर सल्फेट। ये क्या हो गया इसको? ठीक है, Cu SO4 ट्वाइस, और यहां हमारे पास बन जाएगा, जो बचा है वो बन जाएगा पे हाइड्रोजन गैस बात कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट। ये जो बना है ये धातु लवण है, दैट्स नॉट क्या है? धातु लवण। धातु लवण बन गया बेटा, ठीक है ना। इसको हम और रूप से तोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमको यही चीज बन के आने वाला, ठीक है ना। तो हमने देखा कि भाई जब कॉपर की अभिक्रिया, तो तांबे की अभिक्रिया जब हमने अम्ल के साथ करा तो हमको यहाँ पर धातु लवण प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही है। तो हमने देखा, क्या देखा हमने देखा भाई साहब, ये जो अभिक्रिया कराने पर हमको ये जो प्राप्त हो रहा है ये हमारे लिए क्या है? उपयोगी नहीं है। हम ये कॉपर सल्फेट का यूज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये कैसा होता है? ये होता है विषैला होता है, ठीक है ना। और ये हमारे लिए क्या हार्मफुल होता है। इसका आंसर आप अगर एग्जाम में आप लिखे तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अगर याद करने के लिए आपको चाहिए या फिर आपके माइंड में आपको रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये रिएक्शन आपको लिखवाया है। अगर आपको याद रहेगा तो आपके माइंड में ये रिएक्शन आएगी, और रिएक्शन आ गई तो आप आराम से परिभाषा में इसका आंसर आप लिख सकते हो। कैसे? कि भैया पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों रखा जाता है? कारण क्या है बेटा? क्योंकि जो धातु होती है वो अम्लीय पदार्थों से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते, जो कैसे होते हैं? विषैले होते हैं। और दूसरी बात, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है, जो हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल होते हैं। तो बस इतना ही आंसर लिखना आपको बेटा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है।
सेकंड क्वेश्चन को देखने के लिए, इसको करने के लिए सबसे पहले बेसिकली आपको आनी चाहिए अभिक्रिया करते हुए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो अभिक्रिया से रिलेटेड है। कैसे सर? देखो क्वेश्चन क्या बोला मैंने, देखो ठीक है ना, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, कोई भी धातु होनी चाहिए, आप लगे तो क्षारीय धातु यूज कर सकते हैं या फिर मृदा क्षारीय धातु यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है ना। फिलहाल यहां बोल रहा है कि होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है? एक निकलती है, एक उदाहरण यहां पे एक उदाहरण लिखना भूल गया मैं, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति में की जांच भी आप करिए। किस प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे, वो तो आपको मैं बता ही दूंगा। फिलहाल आप देख लो क्या करना है यहाँ पर। फिलहाल हम यहाँ धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, आपके माइंड में जो भी अम्ल आपके माइंड में आ रहा है आप उसको लिख लो। फिलहाल मेरे माइंड में आ रहा है HCl, ठीक है ना, मैंने HCl लिया। धातु कोई भी आप उठा लो, सर मेरा तो मन है कि भाई मैं यहाँ कॉपर उठा लू, सी उठा लेता हूँ, धातु उठाना अपने को सी ना, तो मैं यहाँ सी उठा लिया और धातु की अभिक्रिया मैंने जस्ट इससे पहले जो जो क्वेश्चन किया था वैसे करना है, कुछ नहीं करना है। और यहां मैंने ले लिया H2SO4, ठीक है ना। और ये जो उदाहरण है ये बढ़िया एक नंबर जबरदस्त उदाहरण किसका है, विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है ना। तो हम करते हैं यहाँ पे, जब अभिक्रिया कराए तो हमने देखा क्या प्राप्त हुआ हमको, हमसे यहां प्राप्त हो रहा है Cu प्लस Cu SO4 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करना, यहां पर कॉपर एक है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, तो मैं यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, यहां SO4 कितनी है, 2 है, जबकि यहां SO4 ओनली कितने, 1 है। फिलहाल मैं लिख देता हूं, यहां Cu 1 है, हाइड्रोजन यहां 2 है, X यहां 1 है, ऑक्सीजन यहां 4 है। एक साथ लिख लेता हूं फिलहाल, को दिक्कत नहीं आनी करके। Cu यहां पर 1 है, SO सल्फर यहां पर कितने हैं, सल्फर यहां 2 है, ऑक्सीजन यहां पर है 8, और यहां इसको एक साथ लिखना है, और यहां पर है अपने पास हाइड्रोजन 1 है। अब यहां चेक करना अपने को, Cu 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सल्फर कितने हैं, 2 है, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ 2 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन करेंगे 4, सल्फर जाएंगे 2, और ऑक्सीजन आएगी यहाँ पे 8। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, Cu 1 है, ठीक है, ओके, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 है, तो यहाँ मैं करूंगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ जाएंगे 4, यहाँ 4 लिख दो, और 8 2 1, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये हमारी जो अभिक्रिया बन के रेडी हुई है, ये हमारी अभिक्रिया पूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। फिलहाल हम छोटे आगे बढ़ते हैं, तो हमको क्या मिला प्राप्त हुआ, देखो कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस प्राप्त होती है, उसकी जांच भी करना हमको ये क्वेश्चन ने बोला। तो हमने देखा कि जब धातु, ये हमारी क्या बेटा धातु है, ये हमारी क्या धातु है, धातु, ये हमारा क्या है, अम्ल है, ये अम्ल है। जब इनकी अभिक्रिया हुई तो हमने देखा कि यहाँ लवण प्राप्त हो रहा है और एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है, एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। लवण और हाइड्रोजन गैस हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही है जब हमने किसकी अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं कि क्या होता है बेटा, सॉरी क्या होता है दोस्तों, मैं बेटा बोल रहा हूँ आपको, मैं भी तो लड़का जैसा हूँ अभी, तो क्या बच्चा ही, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पर करना क्या है कि हमको बर्तन लेना है, बर्तन में पानी भरना है, पानी भरेंगे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, वो जो गैस निकल, जो हाइड्रोजन गैस है उसको बाहर निकालेंगे, एक लॉ की तरह निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पानी रखेंगे, पानी से उसको पाइप को निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए, ठीक है ना। जैसे निकालेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जलाने पर हम देखेंगे कि मोमबत्ती जैसे गैस अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो उस मोमबत्ती जो बुझ जाएगी, मोमबत्ती बुझेगी तो हमको पता चल जाएगा कि भाई वहां पर हाइड्रोजन गैस उपस्थित थी। फिलहाल आपको यहाँ पर एक डायग्राम शो हो रहा है, उस डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, देख लिए, हाँ ये जो डायग्राम है, आप इस क्वेश्चन के साथ इस डायग्राम को बना दोगे तो भी आपका नंबर पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते आगे, ऐसे और भी उदाहरण है। हमारा मन हुआ, मैंने जिंक के साथ कराया है,
कॉपर जिंक के साथ मैंने अभिक्रिया कराई तो हमको क्या प्राप्त होगा। यहां पर हम लेते हैं HCl, इस बार मैंने HCl ले लिया। अम्ल हमको चाहिए, अम्ल होना चाहिए, इससे कोई कुछ नहीं हो सकता अपना। यहां लिखेंगे अपन ZnCl, जिंक क्लोराइड, प्लस यहां पर हमारे पास निकल गई हाइड्रोजन गैस, तो हमको प्राप्त हो गया है। फिलहाल हम इसकी अगर बैलेंस से करें तो जिंक ZnCl2 होता है फिलहाल, ठीक है। आगे बढ़ते अपन, जिंक क्लोराइड प्राप्त हो गया। और भी उदाहरण आपके ऊपर जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप लिख सकते हो। भाई मेरा तो मन है और भी और सोडियम ले लेता हूं मैं। सोडियम बेस्ट उदाहरण, आज तक के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है सोडियम। सोडियम लो भाई और काम आसान करो, क्योंकि ये लोग बहुत आसानी से क्यों मिल जाते भाई। यहां लिखेंगे अपन NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है बस यही से निकलती है बेटा, जब किसकी धातु के साथ। तो अपन आंसर में लिखेंगे, आंसर में आप लिख देंगे, एक उदाहरण रहने देना यहां पर कोई भी, मैं इसको उदाहरण ले लेता हूं। उत्तर में लिखेंगे अपन धातु के साथ, धातु के साथ अम्ल की, अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया कराने पर, या एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए कि भाई आंसर हमारा कहां से लिखना है अपने को। ये तो आपको लिखना है, आपको आपकी मन की इच्छा, तो आप इस सूत्र को आप माइंड में रख लेना ताकि आपको आंसर लिखने में समस्या ना हो, ठीक है ना। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने पर, करने पर, करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये तो आपको आंसर में लिखना है। आंसर में लिखना साथ में आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। कौन सा वाला, ये सामने शो जो आपके सामने हो रहा है उसको बनाना है आपको, ठीक है ना। फिलहाल आप यहां तक बड़े प्रेम से चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलो वेरी गुड बात, अच्छी बात है भैया आप लोगों ने ले लिए। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आंसर में लिखेंगे। फिलहाल आप आगे बढ़ते हैं पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो ये आ गया है आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है भाई साहब, की कह रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि कोई धातु यौगिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस बात को नोट करना भैया, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा है, के साथ अभिक्रिया करता है। कौन, धातु यौगिक करता है भैया, कोई नहीं करता, ठीक है ना। पता चल रहा पड़ोस में कोई भाई साहब कुछ कर रहा तो नहीं, पड़ोस वाले से कोई मतलब नहीं, ये अभिक्रिया से मतलब रखो आप, कौन क्या कर रहा है भाड़ में जाए अपने को। चलो आगे बढ़ते पर, जो भी जहां जाए, ठीक है ना, किसी को भाड़ में नहीं पहुंचाना भाई साहब। मैं मजाक में भी बोल देता हूँ, सीरियसली बिल्कुल बातों को लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते अपन, फिलहाल ये जो एग्जाम है आने वाले उनके लिए सीरियस हो जाओ, ठीक है ना। हम बात करते हैं इसकी यहाँ पे, धातु यौगिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। कौन सी बुदबुदाहट कौन हो रही है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है यदि उत्पन्न यौगिकों में से कैल्शियम क्लोराइड हो तो। बात किया उसने यौगिक में उत्पन्न कौन सा, कैल्शियम क्लोराइड हो तो इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, कैल्शियम क्लोराइड निकलना चाहिए लास्ट में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। चलो
हम लोग कैल्शियम क्लोराइड की बात, क्योंकि लाइट नहीं आ रहा तो मैंने जो पर्दा है उसको ओपन कर दिया, ठीक है, लाइट चली गई थी इसलिए ऐसा किया मैंने। फिलहाल हम बात करते हैं कि कोई धातु यौगिक होना चाहिए, कोई धातु कैल्शियम निकलना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब कैल्शियम की उपस्थिति इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैल्शियम क्लोराइड। तो मैं कैल्शियम लिखता हूँ, कैल्शियम का यौगिक लेता हूँ, कैल्शियम CuCO3 मैंने ये ले लिया, और इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मतलब HCl के साथ अभिक्रिया कराना है। अभिक्रिया कराने पर सुनो पहले तक, ये CO प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1, ये आपको पता ऑलरेडी। जब अभिक्रिया करेंगे तो याद रखना, उसमें क्या बोला उसने, कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए और एक गैस निकलनी चाहिए, कोई सी भी एक गैस निकलना चाहिए। मोमबत्ती जो गैस जलाती, गैस जलनी चाहिए, उसमें गैस इंपॉर्टेंट गैस है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फिलहाल क्या निकलना चाहिए, ओके, कैल्शियम क्लोराइड निकालेंगे, ठीक है, CaCl ट्वाइस, क्यों हुआ आपको ऑलरेडी पता है, CaCl2, यहां जूम हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। इसके बाद अभिक्रिया निकल, कैसे क्या निकलना चाहिए, एक और चीज निकल चाहिए, CO2 निकलना चाहिए, CO2 ऑलरेडी है। अब एक चीज और बढ़ गया है, H2O, हाइड्रोजन गैस हो गई, क्लियर है। अब इसको संतुलित समीकरण बनाना हमको। फिलहाल यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, Ca 1 है, और यहाँ पर C कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, एक साथ रख दो इनको। HCl में लेते हैं, H 1 है, Cl 1 है, एक साथ रख देते हैं। इस साइड की बात करते हैं, इस साइड क्या भैया, Ca 1 है और Cl यहाँ पे 2 है, और वहां पर Cl कितनी है, 1 है। फिलहाल अपना वहां बैलेंस कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, एक, कार्बन ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, एक साथ रखना है। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। बैलेंस करते आना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट ये है। फिलहाल कैल्शियम ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितनी है, 1, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 2, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, और 2 क्लोरीन हो गई, ठीक है, ओके, ये बात तो ठीक है। अब देखते हैं कार्बन कितना, 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बस मेंटेन करना आपको, ठीक है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1 2 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। और चेक करते हैं ना, कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ पर है 1, और इस साइड भी कार्बन 1 है, ओके। ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे, यहाँ 3 और 1, परफेक्ट है। तो अपने को ओनली 4 लगेगा यहाँ पर 2, और हमारी जो अभिक्रिया वो पूर्ण रूप से बैलेंस्ड हो चुकी है। और कहीं कहीं तक आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप देख लो, जूम कर देता हूँ, यहाँ पे हो गया होगा जूम, अच्छी बात है, चेक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको जो बात हमने उसने बोला था, हमने उसको लिख दी है, क्या बोलेंगे कि भैया कैल्शियम क्लोराइड, ये अपना क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम, ये धातु लवण है, सॉरी धातु यौगिक है, क्या है आपके पास, धातु यौगिक है, ये धातु यौगिक है। इसका नाम बताओ, अच्छा ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, क्या नाम इसका, कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट। इसको देखा क्या सर हमने, बिल्कुल आपने देखा इसको, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपने बिल्कुल देखा है। जो लेंटर वाले घर होते हैं बेटा, उसमें जो पुट्टी की जाती है या जो टाइल्स बिछाई जाती है, बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही वाला तनु, ये क्या आपने कहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपका। यहां पे आपका कैल्शियम क्लोराइड है, ये आपका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड है आपका। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी, ये गैस है आपकी ऑलरेडी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अरे यार ये लिखता हूं, डाई ऑक्साइड, और ये आपको ऑलरेडी आपको पता है, ये जल है। फिलहाल हमने इसका पूरा नामकरण और अच्छे तरीके से लिख दिया है, आप इसका बढ़िया जबरदस्त स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर ये है। और हाँ, इसका जो रिएक्शन का जो डायग्राम है
वो डायग्राम भी आपको यहाँ पे शो होता होगा, देख लिए। वेरी गुड, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं पर। चलो भाई, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो गए हैं एंड अभी फिलहाल, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक सिंपल सा ये है बेटा कि हमको अब अम्लीय और क्षारीयता के साथ साथ में हमको डिस्कशन करना है जिसका हमारा जो अम्ल है और क्षार है इनमें क्या समानता होती है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। क्या करना है हमको, अम्ल और क्षार में क्या समानता होती है हमको डिस्कस करना है। मैं यहां लिख देता हूं फिलहाल। तो आप अगले टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हो बेटा, अम्ल, सभी अम्ल और क्षारकों में क्या समानता होती है। फिलहाल आपने अम्ल का सूत्र आपको ऑलरेडी पता है, जैसे अम्ल के उदाहरण आपने देखे होंगे, किस प्रकार देखे बेटा आपने कि भैया H2SO4 ये भी एक अम्ल है सर, हाँ बिल्कुल है। फिर आपने देखे HCl, क्या देखे आपने, HCl ये भी एक अम्ल है, हाँ। फिर आपने देखे HNO3 ये भी एक अम्ल है। फिर आपने देखे CH3 COOH ये भी एक अम्ल है। ये सब तो आपके अम्ल होते हैं, आपको ऑलरेडी सब चीज पता है, ठीक है। आपका क्षार देखो बेटा, क्षार NaOH, फिर आपने देखेंगे KOH, फिर आपने और देखे क्या होंगे भैया, PbOH, और इस प्रकार से और भी बहुत सारे आपने अम्ल देखेंगे। यहाँ आप लिख दो हमें CaOH। इस प्रकार से आपने बहुत सारे उदाहरण देखे क्षार के। ये आपका हो गया अम्ल, ये आपका क्षार, ये हो गया आपके अम्ल हो गया, ये आपके, ये क्या हो गया आपके अम्ल, और हो गया आपके क्या, क्षार। ओके, तो इनमें समानता हमको चेक करनी है। फिलहाल देखो, अम्ल में आपको एक बेसिकली छोटा सा आपको अंतर दिख रहा है इनमें कि भैया छोटा सा समानता दिख रही है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। अम्ल और क्षार में हाइड्रोजन उपस्थित हमेशा होते हैं, अम्ल और क्षार में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे समानता। पहली समानता क्या है भैया, समानता देखो यहाँ पर, समानता यहाँ डालेंगे बस, समानता, समानता। पहली समानता है कि अम्ल और क्षार कैसे होते हैं, इनमें हाइड्रोजन गैस होती है। अम्ल और क्षार में, अम्ल और क्षार में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। उपस्थित होता है या होती है, हाइड्रोजन उपस्थित होती है, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो आपको मिल गया, पहली समानता। दूसरी समानता ये होता है बेटा कि आपने ऐसे अम्ल आपने लिखे अम्ल HCl, फिर आपने देखा है, फिर आपने क्या देखे H2SO4, ओके, और आपने देखे होंगे HNO3, और भी है जैसे CH3COOH। ये बेटा क्या होते हैं, ये प्लस चार्ज होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से टूटते। कैसे टूटेंगे ये कैसे टूटेगा भैया, ये हमारा H प्लस Cl में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। फिर ये आपका क्या टूटेगा भैया, ये आपका टूटेगा H ट्वाइस H2, फिर यहाँ SO4 में टूटेगा ये, ठीक है ना। ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला है। फिर आपका HNO3, तो H आपका अलग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे H अलग हो जाएगा, NO3 अलग हो जाएगा, इस प्रकार से टूटते जाएंगे। फिर आपका यहाँ पे देखो CH3 अलग हो जाएगा, COO अलग हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये आपका टूटता इस प्रकार से है। ये
ऐसे क्यों टूटता भैया? कारण ये है कि ये जो होते हैं अम्ल और क्षार हमेशा कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अम्ल और क्षार कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। आयनिक होते हैं, ठीक है ना? चलो ये बात आपको समझ में आ गई भैया, अम्ल और क्षार कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, आयनों विभक्त होते हैं, ठीक है ना? ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका लिखेंगे यहां पे आप, आयनिक तो होते हैं लेकिन अम्ल और क्षार का जो विलयन होता है, क्या लिखेंगे? अम्ल और एक मिनट चेक कर लेता हूं, ठीक है। अम्ल और क्षार का विलयन, अम्ल और क्षार का विलयन, अम्ल और क्षार का विलयन विद्युत प्रवाह करता है, प्रवाह करता है। ये हो गया अगला पॉइंट आपका, ठीक है ना? और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, का प्रवाह करता है अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार लवण का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये 4 पॉइंट हमेशा आपके माइंड में रखना है, ठीक है ना? और एक नोट वाला पॉइंट आपके लिख रहा हूं मैं, यहां आप लिख लेना बेटा। आपका हर एक जो लिक्विड चीज होती है बेटा, वो हमेशा विद्युत का चालन नहीं करती है। कुछ चीज ऐसी होती है जो विद्युत का चालन नहीं करती, उन चीज को नाम लिख रहा हूं मैं। पहला आपका होता है एल्कोहल, एल्कोहल ये कभी विद्युत का चालन नहीं करता बेटा। सेकंड आपका क्या होता है? ग्लूकोज, ये चीज विद्युत का चालन नहीं करती क्योंकि ये आयनिक होते नहीं है, ठीक है ना? ये कैसे होते हैं? आयनिक होते नहीं क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है और ये विद्युत का चालन नहीं करते। एल्कोहल और ग्लूकोज दो चीज ऐसी है जो विद्युत का चालन नहीं करती है, ठीक है ना? फिलहाल आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो, चलो ले लिए, वेरी गुड। अब सुन लो, फिलहाल आज के लिए इतना सफिशियंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे और टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल आज के लिए आप सभी को राम राम, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जितना भी समय आप देख रहे हो, ठीक है ना? और अभी बीच में 9 अगस्त हुआ था, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, साथ साथ रक्षाबंधन। तो हमारे जो आदिवासी भाई साहब हैं या आदिवासी भाई लोग जो हमारे हैं, वो हमारे परम मित्र हैं। उन सबको भी जो हमने भूल गए थे बोलना, उन सबको फिर से आदिवासी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।